आज जो हमारा विषय है कि हम गन्ना फसल में क्या समसामयिक कार्य करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यूएस तेवतिया। आप मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में। इतिहास से वर्तमान तक की जो यात्रा है नीलम जी, इसमें गन्ने का योगदान तो है ही। योगदान क्यों मैंने कहा, क्योंकि कृषि की जो कुल उपजाऊ जमीन है, कृषि योग्य जमीन है भारत की, उसका एक बड़ा हिस्सा गन्ने के प्रतिनिधित्व के अंतर्गत आता है। और चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो या सुदूर अंडमान के भी कुछ क्षेत्र हो, गन्ना आज जिस तरह से मिठास घोल रहा है देश के कृषि अर्थव्यवस्था में, उसे लेकर ये जरूरी हो जाता है कि हम गन्ने के फसल पर, उसके विकास पर, उससे जुड़े हुए समसामयिक कार्यों पर बात करें। और डॉक्टर यूएस तेवतिया आज आमंत्रित हैं एक विशेषज्ञ के बतौर। आप काफी विशेषज्ञ कहे जाते हैं गन्ने के मामले में, और स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप। मैं बता दूं, मैं हूं आपका मित्र रजत, मेरे साथ हैं नीलम। हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो मुख्य प्रबंधक है कृषि सेवाएं, और ये हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से, और डॉक्टर यूएस तेवतिया। डॉक्टर साहब, आपका एक बार पुनः स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले क्वेश्चन के तौर पर, इससे पहले कि कोई श्रोता मित्र जुड़े हमारे साथ अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा के साथ, मेरा प्रश्न मेरी जिज्ञासा के साथ सबसे पहले दरवाजे पर दस्तक ये दे रहा है कि गर्मी का मौसम है इस वक्त, कहीं कहीं गन्ने की कटाई भी शुरू हो गई है, ऐसा सुनने में आता है। आप सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हो सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के इस, अगर हम बात करें 13 मई के संदर्भ में या गर्मी के इस कोताही के संदर्भ में, तो क्या महत्वपूर्ण काम वो हो सकता है गन्ने की फसल के मामले में? देखिए रजत जी, जो जैसा आपने बोला कि गन्ने की कटाई के बारे में, तो गन्ने की कटाई तो समाप्ति की ओर है इस समय, और जो गन्ने की शुगर मिल्स हैं वो ज्यादातर अक्टूबर और नवंबर में शुरू हो जाती हैं और अपने लास्ट पड़ाव पे हैं इस समय। कुछ बंद भी हो गई हैं, कुछ कर चुकी हैं, और ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो लगभग सभी मिल्स जो हैं, एक इक्का दुक्का छोड़ के सभी बंद हो चुकी हैं, सारा क्रश हो चुका है गन्ना। इधर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कुछ मिलें अभी चल रही हैं, हाँ इधर चल रही हैं, इधर मुजफ्फरनगर मेरठ में जो है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, जो आपने कहा कि इस समय कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किसान के लिए हो सकता है जिससे कि वो अपने गन्ने की फसल की जो उपज है उसको बढ़ा सके। देखिए, इस समय 3 तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं किसानों के बीच। एक तो वो फसल है कि जो शरद कालीन यानी अक्टूबर नवंबर में बो दी थी किसानों ने, वो वाली फसल है। दूसरी वो है जो लोगों ने, जैसे पेड़ी इन्होंने जो रेट्यून डाल दी थी मील पे, जो उसमें फरवरी मार्च में, और वो काट के गन्ना बो दिया था, एक वो क्रॉप है। और कुछ ऐसे भी किसान हैं, अभी हैं बहुत कम संख्या में, कि जो अभी अभी भी गन्ने की बुआई कर रहे हैं। तो ये तीनों तरह के जो प्रक्रियाएं हैं, इनमें हमको गन्ने में अलग अलग तरीके की कृषि क्रियाएं अपनानी पड़ेंगी। तो अगर हम डॉक्टर साहब आरंभ करें शरदकालीन गन्ने से। हाँ, तो देखिए, शरदकालीन गन्ना जो है अब लगभग 6 महीने का हो चुका है जी। तो उसमें अच्छी रेट्यून, उसमें अच्छे टिलर्स निकल आए हैं। उसमें जो किसान को ध्यान रखना है वो रखना है सबसे पहले कीटों का और बीमारियों का। तो कीट जो सबसे ज्यादा इस समय चल रहा है वो है टॉप बोरर। हाँ, तो टॉप बोरर क्या है कि वो ग्रोथ को रोक देता है गन्ने की। तो टॉप बोरर जो है उसके लिए कोराजन जो एक दवा है वो लिक्विड रूप में है, और जो फटेरा है वो है एक ग्रेन्यूल रूप में। और इस गन्ने की जो, जैसा कि आप जानते हैं, आज ज्यादातर CO0238 जो वैरायटी है वो 99.9 जो % में जो है इधर मेनली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, इधर वो और हरियाणा पंजाब में ज्यादातर वही वैरायटी है। तो उसके लिए जब ये वैरायटी निकली थी तभी से ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि इसमें जो टॉप बोरर की समस्या ज्यादा होती है। तो इसके लिए फटेरा या कोराजन इसके लिए डालें। और इसमें जो है अब कोराजन और फटेरा, इसके भी एक उपयोग की एक विधि है, क्योंकि जो फटेरा होता है जो ग्रेन्यूल में होता है, वो जो रेट्यून की ज्यादा कैनोपी बन चुकी है वहां पे ज्यादा काम करता है, क्योंकि वहां पे ये गैस बनाता है, गैस बना के सारे कीड़ों को मारता है। जो फसल
जो फरवरी मार्च में बोई गई है उसमें आपको कोराजन किसान भाइयों को लगाना, लेकिन कोराजन के इस्तेमाल में एक बहुत ही जरूरी बात है जो मैं आप किसान भाइयों से शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि उसका जो स्प्रे करते में क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर हम दवाई भी डाल रहे हैं, हम अपना पैसा भी लगा रहे हैं और वो सही तरीके से सही मात्रा में अगर फसल को नहीं मिल रही है तो उसका फायदा जितना हमें जरूरत है उतना नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। तो उसमें किसान भाई ध्यान से सुने कि जो फसल हैं जो फरवरी मार्च में बोई गई हैं उनमें जो उन पे स्प्रे करें वो अच्छी तरह से पौधे को तर करें और इतना तर करें कि जो दवा है वो फिसलते हुए पानी उसकी जड़ में जाना चाहिए। इसका कारण है, देखिए, एक तो जो इस समय अगर पत्तियों पर ऊपर कोई भी जैसे ब्लैक बग है या और कोई छोटे मोटे कीड़े हैं तो वो मरते हैं, और दूसरे जो टॉप बोरर है वो तो जब जड़ में जाके जब उस दवा को सोखेगा पौधा जड़ों द्वारा वो तभी मरता है। तो इसलिए जड़ों में सफिशिएंट मात्रा में दवा मिला हुआ पानी जाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करते हैं किसान कि 4 टंकी में 1 एकड़ में 4 टंकी में कवर कर देते हैं। देखिए किसान भाई, अगर आप कर रहे हैं, ये दवा भी महंगी है, ये बहुत महंगी दवा है जी। तो लगभग 150 ml की जो इसकी एक बोतल है वो 1851 रुपए में आती है। अच्छा। हाँ, इतनी महंगी दवा है। तो अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक तरफ तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं पैसे का, दूसरी तरफ आप फसल भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो इसलिए जब आप स्प्रे करना हो आपको, आप ये समझिए कि 1 एकड़ में आपको 25 टंकी जो लिक्विड है वो 150 ml में करके आप 25 में लगाइए तो 25 टंकियों में वो कवर होना चाहिए। इससे 25 टंकियों में आप अच्छी तरह उसको तर कर पाएंगे फसल को, और वो फिसल के नीचे जड़ों में भी अच्छी तरह जाएगा। 1 एकड़ के लिए 150 ml की जरूरत होती है। उस 150 ml को बराबर बाहर एक लिक्विड बना के, जैसे हम मैं किसान की भाषा में बताऊं तो उसके पास कोई भी गिलास कटोरी या मग्घा कुछ भी हो, वो 150 ml को डाले उसमें और वो बाल्टी में किसी में डाल के और उसमें उस दवा को मिला के और 25 मग्घा डाल दे पानी जी। तो, और उसमें से एक मग्घा डाल के टंकी में डाल दे। तो दिस इज द बेस्ट वे और सिंपल है किसान को बताना उसमें। तो ये बात ध्यान रखने की बहुत जरूरी होती है किसान भाई को। यानी अगर लागत भी बचानी है अपनी और फसल को भी बचाना है, हाँ। तो जरूरी है कि उसकी मात्रा सही मात्रा में और पानी की भी मात्रा सही होनी चाहिए और छिड़काव भी सही तरीके से ही किया जाना चाहिए। हाँ, दूसरा ये है कि दवा को भी देखभाल कर लें, ऐसी गलत दवा ना ले लें, कोई नकली भी दवा चल रही होंगी। एक तो ये है कि नकली दवा ना लें, आप विश्वस्त सूत्रों से लें। शुगर मिल्स भी देती हैं दवाई, उनसे लें तो वो अच्छी दवाई लेती हैं, अपने किसानों के लिए बिल्कुल क्वांटिटी और क्वालिटी एश्योर करके लेती हैं। दूसरी बात यह है कि आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, कम पानी लगाया, 4 टंकी 1 एकड़ में लगा दी आपने, उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप अच्छी दवा को भी ये कहेंगे तो दवा अच्छी नहीं थी जी। जबकि कमी हमारी थी, किसानों की थी कि भाई अच्छी तरह नहीं लगा पाए। तो ये चीजों से बचने के लिए हमें हर एक स्टेप पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि आजकल इस साल रजत जी एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इस बार बहुत जल्दी गर्मी शुरू हो गई थी। बिल्कुल। और जैसे गर्मी जल्दी शुरू हो गई तो उसी तरीके से ये टॉप बोरर भी जल्दी आ जाता है। अच्छा। मृदा इसमें फसल तो ये तो विशेष सावधानी हाँ, इस समय 60 से लेकर 90% फसल में ये इसका प्रकोप है। जो शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट करनाल के वैज्ञानिकों ने पूरा सर्वे किया है इसका, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, तो बिजनौर के एरिया में 90% मिला है और इधर शामली के एरिया में जो है 60-70% ये पौधों में टॉप बोरर का इन्फेक्शन मिला है। और यही अग्रणी क्षेत्र है उत्पादन की दृष्टि से हाँ, देखा जाए तो। बिल्कुल। तो इस क्षेत्र में इनका उपयोग इसका बहुत जरूरी है। CO 238 में टॉप बोरर को रोकना बहुत जरूरी है, अन्यथा तो किसानों की पैदावार कम हो जाएगी। जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब और क्या ध्यान रखना है? हाँ, तो अब जो है जो तीसरा स्टेप है, जो किसान भाई
जो अभी बुआई कर रहे हैं। देखिए वैसे तो मैं ये कहूंगा कि इतनी लेट बुआई नहीं करनी चाहिए। अब पौधे को बढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। देखिए अब अभी बोएंगे तो उसको 1 महीना तो उसको जर्मिनेट करने में लगेगा। और गर्म होगा, इस समय अंकुरण क्षमता जो है वो भी कम होगी, क्योंकि गर्मी है, कुछ आंखें सूख जाएंगी और तो उसमें पॉपुलेशन भी कम रह जाएगी। एक तो गन्ने को टाइम कम मिलेगा और दूसरा उसकी पॉपुलेशन कम, तो पैदावार तो कम होनी है। फिर भी जो किसान भाई अभी बो रहे हैं उनके लिए मैं कुछ सावधानी बता देता हूं। देखिए जो इधर अभी गन्ने की फसल में और विशेषकर CO0238 में रेड रॉट ऑफ शुगर केन, जिसको लाल सड़न रोग कहते हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो पूरा अपने आगोश में ले चुका है ये फसल को, और अब धीरे धीरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी पूरा बढ़ रहा है। अच्छा, तो इसका ध्यान कैसे रखे किसान भाई? किसान भाई इसको जो है समझे पहले तो कि ये इसकी ना आए फसल में उसके लिए सावधानी, फिर जहां आ गया हो उसके बाद क्या सावधानी हो। तो देखिए ना आए खेत में, ये जो एक मृदा जनित रोग है, फंगस है, ये फंगस का रोग है जो कि मृदा में होता है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप बीज जो है बिल्कुल ऐसा लें कि जो लाल सड़न रोग से इन्फेक्टेड ना हो, उसमें किसी भी गन्ने के बीज में ना हो। दूसरी बात, आप सीड ट्रीटमेंट करें। इसके लिए सबसे बढ़िया दवा जो वो थाइफेनेट मिथाइल है। अच्छा। जो 200 ml वो 1 एकड़ के लिए काफी होती है। उसमें जो टुकड़े हैं गन्ने के उनको लगभग 12 घंटे तक डुबाएं। तो एक तो हो गया सीड ट्रीटमेंट। अगर गन्ने में कहीं से भूल चूक से फिर भी कोई आ गया होगा तो वो उससे ट्रीट हो जाएगा। दूसरी बात है मृदा के ट्रीटमेंट की, कि आप जो है मृदा को अपने को ट्रीट करें। उसके लिए एक सबसे बढ़िया जो है वो भी फंगस है, ट्राइकोडर्मा विरिडी। ये भी एक फंगस है और ये ऐसी फंगस है कि जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन की फंगस को ये खा जाती है मृदा में। तो इसका 4 किलो ट्राइकोडर्मा लेके और उसको कम से कम 2-3 क्विंटल आप गोबर में 2-3 दिन के लिए पेड़ की छाया में मिला के रख दें। उसके बाद इसको आप जब बो रहे हैं, बोने से पहले अपनी जमीन में मिला दें। तो ये 2 बात ध्यान रखें। तीसरी बात है कि जिस खेत में गन्ना इन्फेक्टेड हो उस खेत में से बीज ना लें। और इवन इसमें इतना भी ध्यान रखना होता है कि अगर फसल की कटाई किसी भी औजार से की है और जिसमें लाल सड़न रोग है, अच्छा, उस औजार को भी आपको बीज काटने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। उससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरा जो है ऐसी सभी सावधानी बरतिए कि जिससे आपका बीज स्वच्छ हो। एक और बात मैं बताऊंगा कि जो आंख होती है गन्ने की, वो सिंगल बड़ में कटाई करें। सिंगल बड़ में कटाई करने से क्या फायदा होगा कि एक तो हर एक आंख को आप ऊपर को करके बो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि गन्ने की जो आंखें होती हैं वो विपरीत दिशा में होती हैं, एक इस साइड में होगी तो दूसरी साइड में होगी। तो अगर आप 3 आंख का या 2 आंख का गन्ना बोएंगे तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आधी आंखें नीचे रहेंगी और आधी ऊपर रहेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर 1 आंख का गन्ना होगा तो एक तो अंकुरण अच्छा होगा, सबको ऊपर करके। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं सीड ट्रीटमेंट से संबंधित बता रहा हूं, वो ये है कि जब 1 आंख का गन्ना होगा तो 1 आंख के दोनों तरफ से वो जो पोरी कहते हैं गन्ने की, वो कटी होगी। जी। और उसमें दोनों तरफ से दवा घुस सकती है। अगर 3 आंखों का गन्ना है, 2 आंख का गन्ना होगा तो बीच के पोर्शन में तो दवाई जा नहीं पाएगी। जी। बाहर से जा नहीं सकती, वो घुसेगी वहीं से जहां से गन्ना कटा हुआ है। जी। तो इसलिए सीड ट्रीटमेंट भी जो 1 आंख के गन्ने उनका बहुत अच्छा हो पाता है। जी। तो ये है। दूसरा, गहरी जुताई करें किसान भाई, क्योंकि गहरी जड़ें जाती हैं गन्ने की 1.5 फुट तक। 80% जड़ें 1.5 फुट तक होती हैं और 20% जड़ें तो लगभग 2 फुट तक भी जाती हैं। तो किसान भाई गहरी जुताई का बहुत ध्यान रखें जो अब इस समय बुआई कर रहे हैं। खाद जितना आपका अवेलेबल हो उसको डालें। अपनी मृदा का परीक्षण कराएं। मृदा के परीक्षण के आधार पर जिन तत्वों की कमी हो उन तत्वों को खेत में डालें और समय पे पानी दें। नमी की कमी नहीं होनी चाहिए उस पे। तो ये वो किसान भाई ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, फर्टिलाइजर और मृदा चयन किसी भी फसल के लिए
एक गुणकारी कहना चाहिए कि मापदंड होता है कि आपको ज्यादा उत्पादकता देनी है तो अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छे यूरिया, पोषक यूरिया इस्तेमाल करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है मृदा का चयन। अभी हम पिछले प्रश्न में भी बात कर रहे थे, तो मिट्टी से रिलेटेड एक प्रश्न आया था इसमें आखिरी में, मैं इसे एक मूल प्रश्न के रूप में लेना चाहूंगा आपसे। जी रजत जी, देखिए कोई भी फसल हो उसके लिए मृदा उपयुक्त होना बहुत जरूरी है। जी। अगर हम यहाँ गन्ने की फसल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि गन्ने की जो गन्ने की फसल हम बोएंगे वो मृदा गहरी होनी चाहिए। जी। गहरी से मतलब है कि अगर हम नीचे तक उसकी जुताई करें तो नीचे तक उर्वरता होनी चाहिए उसमें, क्योंकि गन्ने की फसल गहरी जाती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। दूसरी बात है कि उसका एक परीक्षण मृदा प्रयोगशाला में परीक्षण कराए किसान, वो बहुत जरूरी है। जैसे हम समय समय पर अपने ब्लड की जांच कराते हैं, जिससे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई रोग हमारे अंदर पनप रहा हो, इसी तरह से मृदा स्वास्थ्य को जांचने के लिए हमें मृदा का परीक्षण कराना चाहिए। तो जैसे कि 17 पोषक तत्व होते हैं जो किसी भी फसल के लिए आवश्यक होते हैं। आवश्यक का मतलब ये है कि अगर उनमें से एक भी तत्व नहीं मिलेगा तो लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएगी वो क्रॉप। तो इनमें क्या हुआ है कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, किसान ज्यादातर इन पे ध्यान देता है, लेकिन क्या है कि कोई भी फसल उगाओ वो पूरे 17 पोषक तत्वों को लेती है। 17 पोषक तत्वों में से 3 पोषक तत्वों को निकाल दीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा। क्योंकि इनको पौधा अपने आप हवा, पानी और मृदा से प्राप्त कर लेता है। और ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि 94 से लेके 96 यानी 94 से लेके 96% भाग इन्हीं 3 तत्वों का बना होता है, इसलिए इनको संरचनात्मक तत्व कहते हैं। अब बचे 14 पोषक तत्व। 14 से में 3 है मुख्य पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। 3 है गौण पोषक तत्व, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और बाकी हैं सूक्ष्म पोषक तत्व जो 8 हैं। 8 में आप जो है आप यहां से करिए जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट। जी। ये जो हैं ये हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो किसान क्या है कि हमने सूक्ष्म पोषक तत्वों पे ध्यान नहीं दिया, जिससे कि हमारी मृदा में वो कमी होते चले गए। और जब हमारी पैदावार घटती है तो हम फिर कहते हैं कि हमारी जो मृदा है वो कमजोर होती जा रही है। जब उसको पोषण नहीं मिलेगा तो वो कमजोरी होगी। तो इसलिए जो परीक्षण की बात करते हैं, जब हम परीक्षण करेंगे तो हमको मृदा का पूरा पता चलेगा कि मृदा में हमारे में किन किन तत्वों की कमी है। और आप फसल वहां प्रयोगशाला में फसल लिख के देंगे आप कौन सी फसल बोना चाहते हैं। जो मृदा प्रयोगशाला की रिपोर्ट आएगी उसमें फसल की जरूरत को, कि इस फसल को, क्योंकि देखिए हर एक फसल को अलग अलग जरूरत होती है, उनकी अलग अलग मात्रा में। जी। गन्ने की फसल को कितना किस तत्व की जरूरत है इस बात को ध्यान में रखते हुए, और जो जमीन में कितने पोषक तत्व हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए मृदा प्रयोगशाला रिपोर्ट में आपको क्लियर कट ये बताया जाएगा कि इसमें आपको कितना कितना डालना है। बिल्कुल सही बात है। और ये समय बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि जो खेत खाली हैं उनमें से मृदा का नमूना हम ले सकते हैं। मृदा का नमूना साफ जगह से लें, उसमें घास नहीं होनी चाहिए, कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, कहीं पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत कमजोर जमीन है, कहीं पे बहुत ज्यादा अच्छी है, वहां से भी नहीं। 1 एकड़ से 5 जगह से नमूना लें, 6 इंच तक नमूना लें उसका। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, बहुत जरूरी है जिनके खेत खाली हो चुके हैं वो अपना मृदा परीक्षण कराएं और उसका उपचार भी करें। जिनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो उतनी मात्रा में ही उनकी पूर्ति की जानी चाहिए। और हम डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं क्योंकि आपने ये बहुत खास जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। किसान मित्र इससे जरूर फायदा उठाएंगे। फिलहाल रजत और नीलम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।